लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, ये तो पता है। दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। दो लाइन के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है, फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अगर मुझे स्लोप ऑफ लाइन निकालना है तो उसके तीन फॉर्मूले हैं। पहला tan थीटा, इसमें एंगल होगा लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में। दूसरा है y2 माइनस y1 अपॉन द x2 माइनस x1, और तीसरा है जिसको हम थर्ड एक्सरसाइज में यूज करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमें क्या करना है, अब जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, दो लाइन अगर पैरेलल है, तो हमारी स्लोप की कंडीशंस क्या होती हैं, और उसके बेसिस पर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने दो पार्ट आपको सिखाए थे। ये पहला पार्ट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, जिसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। दूसरा आपको पढ़ा था टू पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये चीजें आपको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मैं सारा आपको रहता हूँ, एक बार आप वो देख लो, अपने बाद मार्क कर लो कौन कौन से हम क्वेश्चन करेंगे। 10th हम करने वाले हैं, ये गो विद 11, हम 14 भी करेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी वो बेसिकली इन क्वेश्चंस पे बेस होगी। तो टोटली कितने क्वेश्चन होगा एक तरीके से देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हो गए। और बच्चे कौन कौन से क्वेश्चन है आपके पास जो हमें अभी नहीं करने, 2008, आई थिंक 12 एंड 13, 8, 12 और 13। ये मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूँ बिकॉज इसमें जो बेस जो क्वेश्चन है वो अलग लेवल पे जाते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि कल डिस्कस करेंगे। सो वी हैव 8, 12, 13, तो कल तक आपका 10.2 आपका पूरा का पूरा ओवर हो जाएगा। सो आज की क्लास में we go with the question number, first of all 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। एंड एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट। सो क्वेश्चन 10 कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 and 5 and perpendicular to the line through the point 2, 5 -3, 6। दोबारा देखिए, तो आप सुनिए क्वेश्चन। Find the equation of a line passing through -3, 5 and perpendicular to the line through the point 2, 5 and -3, 6। तो बेसिकली क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। सी मान लीजिए ये मैंने कुछ बनाया है, जो दो पॉइंट मुझे गिवन है वो आप लेते हैं 2, 5 ए को, और बी मान लेते हैं -3, 6 को। इसको मान लेते हैं सी और डी, और सी मुझे पॉइंट गिवन है -3, 5, राइट। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मतलब पूरा फिगर को ध्यान रखें और क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, लेट्स से आपको सी डी की इक्वेशन निकालनी है जो पास कर रहा है -3, 5 से, परपेंडिकुलर है एक लाइन पर, लेट्स से ए बी, जिसके एंड पॉइंट्स हैं 2, 5 एंड -3, 6। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो पॉइंट, अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लेट्स से सी डी निकालनी है तो एक मुझे पॉइंट चाहिए, वो है मेरे पास, और दूसरा मुझे स्लोप चाहिए जो नहीं है मेरे पास। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट आपका बेसिकली -1 के इक्वल चला जाता है। अब m ऑफ सी डी तो मुझे नहीं पता है, तो इसको हम m छोड़ देते हैं। m ऑफ ए बी, ये दो पॉइंट है ए और बी, m ऑफ ए बी आपको निकालना है। दो पॉइंट मेरे पास है, स्लोप निकालने के लिए बोला गया है फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, m इंटू 1 अपॉन -5 विच इज इक्वल टू -1, m की वैल्यू 5 है।
तो स्लोप भी आ गया मेरे पास, स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन निकालनी है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. So y minus 5 is equal to 5 times x plus 3. Equation will be y minus 5 5x plus 15. राइट साइड 0 होना चाहिए और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए. राइट साइड मेरे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए. सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 is equal to 5x plus 15 माइनस y प्लस 5 या फिर 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी. इसको हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ सी डी. ठीक है जी, एक बार दोबारा समझते हैं पूरे क्वेश्चन को क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे गिवन है आपको एक लाइन सीडी की इक्वेशन आपको निकालनी है जो AB पर परपेंडिकुलर है और AB को वो 1:n की रेशियो में डिवाइड कर. तो रेशियो मेरे पास है और मेरे पास A और B के कोऑर्डिनेट है. अगर इक्वेशन ऑफ CD निकालनी है तो मेरे पास दो चीजें होनी जरूरी है. पहला स्लोप होना जरूरी है एंड सेकेंड पॉइंट होना जरूरी है. तभी हम इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं. पहले स्लोप की बात करते हैं. बिकॉज CD परपेंडिकुलर है AB पर, बिकॉज CD परपेंडिकुलर है AB पर, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा. यानी m ऑफ CD इंटू m ऑफ AB इज इक्वल टू -1. m ऑफ CD पता नहीं है तो उसको मैंने m छोड़ दिया. m ऑफ AB दो पॉइंट मेरे पास है, उसका स्लोप निकालना है. फॉर्मूला y2 माइनस 5 अपॉन द x2 माइनस x1. तो 3 माइनस 0 2 माइनस 1, यहाँ से m की वैल्यू -1/3 आ जाएगी. तो ये स्लोप तो आ गया. अब रह गई बात पॉइंट की. उसके लिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि D जो पॉइंट है वो AB को डिवाइड कर रहा है 1:n की रेशियो में. D डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:n. अब रेशियो है तो उसे m1 n2 मान लिया. m1 मेरा 1 हो जाएगा, n मेरा m2 हो जाएगा. सेक्शन फॉर्मूला लगाया और मेरे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी बिकॉज x1 y1 x2 y2 m1 m2 सब है मेरे पास. बस फॉर्मूले पुट करके x और y की वैल्यू आ गई, यानी कि मेरे पास पॉइंट आ गया 2 + n अपॉन 1 + n 3 अपॉन 1 + n. यहाँ तो मेरे पास पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया. अब आपको इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए से रब कर लेते हैं. और यहाँ पे से लाइन ड्रॉ करके मुझे अगर इक्वेशन ऑफ CD लिखनी है तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. सो y माइनस 3 अपॉन 1 + n is equal to -1/3 x minus 2 + n divided by 1 + 3 को पहले जाओ. So 3y minus 9 upon 1 + n is equal to, अब इसको सारा रब कर लेते हैं. एलसीएम मैंने नहीं लिया अभी क्योंकि अगर एलसीएम निकले थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वो. अभी एलसीएम नहीं लिया है. नेगेटिव बंदा जाएगा -x प्लस 2 + n डिवाइड बाय 1 + n. मुझे राइट साइड को 0 करना है. इन दोनों टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं या फिर कांस्टेंट को पहले शिफ्ट कर दो. यू गेट x + 3y is equal to 2 + n divided by 1 + n. अब नेगेटिव वहां जाके प्लस बनेगा 9 अपॉन 1 + n. आई थिंक बहुत क्लियर है. x + 3y is equal to दिस इज 11 + n डिवाइडेड बाय 1 + n या फिर x + 3y minus 11 + n 1 + n इक्वल टू 0. अगर आप एनसीईआरटी का आंसर चेक करोगे तो उन्होंने बेसिकली एक एलसीएम मॉडल ले लिया 1 + n का. कोई जरूरत नहीं है, आप आंसर को यहाँ पे छोड़ सकते हो. तो दिस बिकम योर इक्वेशन ऑफ CD जो बेसिकली AB को 1:n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है. A और B के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है. तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बट जब भी आप क्वेश्चन नंबर 11 को स्टडी करोगे उससे पहले 10th जरूर करना क्योंकि वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा. ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे.
देखो क्वेश्चन नंबर 14 को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पूरे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि पार्ट ए कहाँ से कहाँ तक है, पार्ट बी आपका कहाँ से कहाँ तक है। आप पार्ट ए पार्ट बी बोल सकते हो या पार्ट 1 पार्ट 2 बोल सकते हो, आपके ऊपर है। Find the equation of line to the point 0, 2 making an angle of 2 pi by 3 with the positive x-axis. पार्ट ए, ये पार्ट ए है आपका, ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, find the equation of line parallel to it crossing the y-axis at a distance of 2 unit below the origin. ये आपका सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हो गया ऑल्सो से पहले तक का, और जो बाद का पार्ट है वो ऑल्सो के बाद का पार्ट है। तो पार्ट ए या पार्ट 1 हम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला पार्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2। लेट्स से मुझे इक्वेशन ऑफ CD ही निकालनी है। इसमें मेरे पास पॉइंट है, एंगल गिवन है 2 पाई बाय 3, जिसको अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 120 डिग्री आता है। आप चाहें तो रेडियन में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो पॉइंट आ गया, एंगल आ गया, लेकिन स्लोप नहीं है। पॉइंट है, एंगल है, पर स्लोप नहीं है। बट उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा वाला। अब tan 120 हमने ट्रिग्नोमेट्री में काफी सीखा हुआ है। 120 सेकंड क्वाड्रेंट है, आप इसे कैसे लिखोगे? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री माइनस √3। सो m आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन निकालनी है। सो इक्वेशन ऑफ CD, y minus y1 is equal to m x minus x1, y minus 2 minus √3 x minus 0, y minus 2 minus √3x, एंड इक्वेशन आ जाएगी √3x प्लस y minus 2 इक्वल टू 0। पहला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल डन है, ठीक है। पूरी इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल सही हो गई। फर्स्ट पार्ट वो क्लियर है। अब सेकंड पार्ट में ये बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिस पैरेलल टू इट, मतलब CD के वो पैरेलल है और क्रॉस कर रहा है 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, y एक्सिस को कट कर रहा है 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ओके, एक काम करते हैं, सेकंड पार्ट लिखते हैं पहले, इसको हटा देते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं बिकॉज आई नीड दिस द लेटेस्ट स्टेजेस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जो मुझे निकालना है सेकंड पार्ट में, इक्वेशन ऑफ लाइन। लेट्स से मुझे अब AB की इक्वेशन निकालनी है, सो दैट AB पैरेलल है CD के। सो m ऑफ AB इज इक्वल टू m ऑफ CD, यानी m की वैल्यू माइनस √3 आती है। ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए हर क्वेश्चन के अंदर, ये ध्यान रखिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आप डायरेक्टली कोई काम नहीं करेंगे बिकॉज एक स्टेप के मार्क्स हैं। दूसरा वो ये कह रहा है, सी मेरा ओरिजिन है, राइट। अब y एक्सिस को कट कर रहे हो 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, y को आप कट कर रहे हो 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यानी कुछ यहाँ पे कट कर। अब जब यहाँ कट करोगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 0, -2 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? सो पॉइंट हो जाएगा मेरे पास 0, -2, स्लोप की वैल्यू है -√3। इक्वेशन क्या हो जाएगी? y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3 x minus 0, इक्वेशन विल बी √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस ऑल वी हैव डन। आप इसको ना एक और तरीके से कर सकते हो, अगर आपने पहले करा हुआ है। एक और तरीका भी होता है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये ऑल्टर वे है, जो भी आप करना चाहो वो भी कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं, अगर उसके लिए ना आई नीड द इक्वेशन ऑफ CD फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं इक्वेशन ऑफ CD यहाँ लिख लेता हूँ। ये आपकी इक्वेशन है, राइट। ये ऑल्टरनेटिव मेथड आपको सिखा रहा हूँ मैं। लाइन अगर पैरेलल है उसके लिए आप कैसे करोगे? सो आप लिखो एज AB पैरेलल है CD के, ठीक है। तो दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं
तो बेसिकली क्या होता है, उनका जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ना वो डिफरेंट होता है, उनका जो कांस्टेंट पार्ट है वो डिफरेंट है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यार, इक्वेशन ऑफ सी बी, इक्वेशन ऑफ ए बी मेरे पास आ जाएगी √3x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस स्टफ आप स्टार्टिंग यहां से भी कर सकते हो, √3x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। पॉइंट आ गया मेरे पास 0,-2 है। अब ये जो लाइन है इक्वेशन ऑफ ए बी है, इस पॉइंट से पास करेगी तो उसको सेटिस्फाई भी करेगी। ये पास कर रही है कहां से, 0,-2 से, तो 0-2 प्लस के इक्वल टू 0। यहां से के की वैल्यू 2 आ गई और इक्वेशन क्या आ जाएगी, √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। आप ये भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड आपके पास है। ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज करके सॉल्व कर रहे हो बिल्कुल करिए, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लॉन्ग कट के साथ भी और शॉर्टकट के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। 15 क्वेश्चन 15 ये कह रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स it at a point -2,9. Find the equation of the line. ठीक है, दोबारा देखते हैं। The perpendicular from the origin, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन है जो पास कर रही है ओरिजिन से, सी ही मान लेते हैं इसको, और ये परपेंडिकुलर है एक लाइन पर, लेट्स से ए बी पर। अब सी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर, ए बी पर। अब कहीं ना कहीं तो ड्रॉ करूंगा ना उसे, जैसे मैंने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसे डी पे करा। अब इस डी पर तो परपेंडिकुलर बनेगा, यानी 90 डिग्री है। तो अगर आप सी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, यानी पॉइंट डी पर, तो परपेंडिकुलर बन रहा है -2,9 पर। आपको इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए बोला जा रहा है, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी जब आप निकालोगे तो अगेन दो बातें में ध्यान रखनी है कि यार इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर्स की जरूरत होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स की जरूरत होती है। पहला पॉइंट तो ऑलरेडी है मेरे पास, अगर ध्यान से देखो पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी है -2,9, क्योंकि -2,9 ए बी पे लाइट तो कर रहा है ना, यानी पास कर रहा है, तो पॉइंट तो है मेरे पास ए बी के लिए, पॉइंट तो है मेरे पास। क्या नहीं है, स्लोप नहीं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, यानी एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। ए बी का स्लोप नहीं है, उसको एम मान लेते हैं, और सी डी के लिए मेरे पास दो पॉइंट गिवन है, इसको लिख सकते हो 9 -0 -2 -0 इज इक्वल टू -1। m की वैल्यू -9/2 इक्वल टू -1, m की वैल्यू 2/9 आ गई। क्वेश्चन ही खत्म। पॉइंट है, स्लोप है, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है, y -y1 m टाइम्स x -x1, y माइनस व्हाट इज y1, 9 इज इक्वल टू 2/9 x माइनस x1, यानी कि x प्लस 2। So 9 by -81 is equal to 2x plus 4. Equation 2x minus 9y plus 85 equal to 0. राइट साइड 0 होनी चाहिए एंड x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए, इसके अलावा वो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वो पॉजिटिव होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। देखो कई बार ना, अब जब अभी आप 11th क्लास में जब 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो एक स्टेटमेंट आप बहुत बार सुनोगे, राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, राइट वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, या फिर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, या फिर वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये बहुत बार सुनोगे स्टेटमेंट, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है, क्या क्या मतलब है इन सब चीजों का। देखो जब हम लिखते हैं
y इज इक्वल टू लेट्स से x की पावर 3। मैं इसको सिंपल एक क्वेश्चन लिख दूं, y इज इक्वल टू x की पावर 3। तो इसका मतलब ये होता है यार कि आप x की वैल्यू डालते जाओ, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे अगर x 1 होगा तो y 1 होगा, x 2 होगा तो y होगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। यानी कि बेसिकली आपका जो y है वो डिपेंड हो गया x पर। जो आप x डालेंगे दैट्स उसी का क्यूब पिक करके आपको y मिलता जाएगा। यानी y यहाँ पे डिपेंड हो गया x पर, यानी y बेसिकली लिखा हुआ है in terms of x। तो in this case y is written in terms of x। समझते क्या है, जो भी चीज लेफ्ट में लिखी होती है वो लिखी होती है। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट में क्या लिखा है, y लिखा है, तो y is actually written in terms of x। इसी को अगर हम इस तरीके से कर दें, ये तो पॉसिबिलिटी है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पर x लिखा हुआ है y की टर्म्स में, तो यहाँ पे x इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ y। तो जो भी आपकी चीज लेफ्ट में है दैट इज बेसिकली रिटर्न इन टर्म्स ऑफ द राइट। I'm not saying y is written in terms of x cube, I'm talking the variables x and y। So here the variables are x and y, but y is actually written in left side, so y is written in terms of x। in this case, second case, x is written in terms of y। ठीक है, तो ये तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो चीज लेफ्ट में लिखी होती है दैट इज एक्चुअली रिटर्न इन टर्म्स ऑफ द राइट पोर्शन, राइट वेरिएबल, नॉट द फंक्शन, राइट वेरिएबल के टर्म्स में लिखी जाती है। यूजुअली जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो आपने देखा होगा हमेशा आप हमेशा x, y लिखते हैं। तो आपको बचपन से सिखाया गया है x, y। ठीक है, अब x, y का मतलब क्या है कि आप पहले, आप टीचर्स ने पहले यही बोला था ना कि जब भी आपको कोऑर्डिनेट से पहुंचना है तो पहले आप x लिखो उसके बाद y लिखो। यही सिखाया हुआ कि पहले आप x लिखो उसके बाद y लिखो। क्या उल्टा कर सकते हैं? यस, हम उल्टा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम उल्टा भी कर सकते हैं। बट हमारी जो ट्रेनिंग हुई है वो ऐसी गई है कि पहले आपको x लिखना है और फिर आपको y लिखना है। ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज इन दिस केस y इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ x। यानी अगर आप x की वैल्यू पुट करोगे आपको y मिलता चला जाएगा, राइट। इसी ट्रेनिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी जब भी अगर लिखा जाएगा, बोला जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि लेट्स से सेल्सियस इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ये स्टेटमेंट आ रही है, सेल्सियस इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो कौन x होगा कौन y होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इफ आई सेड सेल्सियस इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो सेल्सियस हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, लेंथ बन जाएगा x कोऑर्डिनेट। वाइस वर्सा करते हैं, लेंथ इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस या फिर टेम्परेचर, लेंथ इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस। तो लेंथ लिखा हुआ है सेल्सियस के टर्म्स में, तो लेंथ हो जाएगा y और सेल्सियस हो जाएगा x। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 पर। ठीक है, 16 में एक बड़ी सी स्टेटमेंट गिवन है, मैं उसको इतना नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बस एक लाइन पढ़ रहा हूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। द लेंथ L of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature। Length is linear function, ठीक है, of Celsius। मैं बस इतना ही समझ रहा हूँ, यानी कि लेंथ इज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब डिपेंड है, लेंथ मेरा डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? सेल्सियस पर। So length is actually depend on the Celsius। Length is depend on the Celsius, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि length is written in terms of Celsius। Sorry, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग हमारी ये कहती है कि लेंथ अगर लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस तो हम लेंथ को मान लेते हैं बाय, यानी कि जिसको अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चलो तो हम लेंथ को मान लेते हैं ऑर्डिनेट, और सेल्सियस यानी कि जो टेम्परेचर वाला पार्ट है उसको हम मान लेते हैं एब्सिसा यानी कि x। ठीक है, तो लेंथ मेरा x हो गया और लेंथ मेरा y हो गया और सेल्सियस मेरा x हो गया। अब केस 1 पे आ जाते हैं।
केस 1। सो केस 1 ये कहता है, आगे बढ़ते हैं, अगर लेंथ है 124.942 व्हेन द सेल्सियस इज 20, सेल्सियस पहले है, तो पहला पॉइंट हो गया 20, 124.942, इसको ए मान लेते हैं। केस 2 बी कोऑर्डिनेट, नाउ द लेंथ इज 125.134 एंड टेम्परेचर इज 110.134, ए और बी आ गया, 2 पॉइंट मेरे पास आ गए। मुझे एक लीनियर रिलेशन निकालना है, लीनियर रिलेशन या लीनियर फंक्शन, इसको हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है, लीनियर फंक्शन बोलना है, लीनियर रिलेशन निकालना है, सब एक ही बात है। तो बेसिकली आपसे बोला गया है कि जब 2 पॉइंट आ गए ए और बी, आपको इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए बोला गया है। 2 पॉइंट आ गए ए और बी, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए बोला गया है। इट मींस ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, इक्वेशन ऑफ ए बी इज y माइनस y1, मैं इसको यहां से ही ले रहा हूं, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, वैल्यू पुट कर लेते हैं, y माइनस y1, y माइनस 124.942 इज इक्वल टू, अब इन दो का डिफरेंस लेना है तो बेटर रहेगा डिफरेंस आप रफ में ले लो, तो 124, 125, 134, 124.942 माइनस कर लेते हैं, ये 2 आ जाएगा, 30 माइनस 4, मैं थोड़ा ट्रेडिशनल वैसे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आजकल मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंस एडिशन लोग अलग तरीके से सिखा रहे हैं, तो आप जैसा सीखना चाहो वैसे सीखो, बस करेक्ट होना चाहिए। 13 माइनस 4, 6 और 3 9, और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो 0.192 और x2 माइनस x1 90 इंटू x माइनस 90 माइनस 20, सॉरी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0.192 डिवाइडेड बाय 90, x माइनस 20 प्लस 124.942, ये आपका रिलेशन आ गया लेंथ का इन टर्म्स ऑफ द सेल्सियस। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The owner of a milk store find that he sell 980 liters of milk each week. Data given is सारा। Now, assuming a linear relationship between selling price and demand. अब यहाँ पे वो क्लियरली बोला है कि एक linear relationship है, यानी कि बस इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो तो मुझे निकालनी ही पड़ेगी। और लेकिन उसने ये कहीं नहीं बोला, लाइक क्वेश्चन नंबर 16, कि पर्टिकुलर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखा हुआ है। ऐसे 16 में क्लियरली मेंशन था कि वहां पे लेंथ लिखी थी सेल्सियस के टर्म्स में, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो भी लेना चाहें क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। तो मैंने पहला कोऑर्डिनेट ए ले लिया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वांटिटी और यहाँ पे लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। लेट्स से तो पहले केस में कह रहे हैं 980 लीटर्स ऑफ मिल्क यानी क्वांटिटी, और सेलिंग प्राइस है 14, तो यहाँ पे आएगा 980, यहाँ पर 14, पहले केस हो गया। सेकंड केस 1220 लीटर ऑफ मिल्क यानी क्वांटिटी और 16 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका हो गया 1220, 16 सी क्वांटिटी। एज्यूम अ रिलेशनशिप, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स यानी पता नहीं है, लेट्स से x, अगर सेलिंग प्राइस 17 है, बिकॉज ये फॉलो कर रहे हैं लीनियर रिलेशन को, तो डेफिनेटली ये आपके एक लाई होंगे स्ट्रेट लाइन पर, लाई करेगा आपका स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। और 3 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, इट मींस उसका स्लोप आपस में इक्वल है। एम ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे हम, सिंपली 16 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1220, 980, 17 माइनस 16 x माइनस 1220, ये आपका 2 0 4 आई थिंक 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1220। अब सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ये सब सिंपल कैलकुलेशन आ जाएंगी।
So x minus 1220 is equal to 120. X is equal to 1220 plus 120, 1340 liters. तो 17 रुपीज अगर आपका सेलिंग प्राइस होगा तो क्वांटिटीज आपकी जो है वो आपकी होगी 1340 लीटर्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17।